तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। खस की खेती करके बने खास किसान। सोयाबीन की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल लोग आयुर्वेदिक दवाइयों औषधियों के उपयोग को प्राथमिकता देने लगे हैं और इसी के तहत आज हम बात करने जा रहे हैं एक सगंध और औषधि फसल खस के बारे में। इसकी किसान कम मेहनत और थोड़ी देखभाल में खेती करके इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप किस तरह से करें इसकी उन्नत खेती, इस बारे में विस्तार से जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये विशेष प्रस्तुति। खस एक औषधीय फसल है जिसे अंग्रेजी में वेटिवर के नाम से जानते हैं। इसकी इतनी खासियतें हैं कि इसे प्रकृति का अनुपम उपहार माना जाता है। हमें इस उपहार को सहेजने की जरूरत है। कुछ वर्ष पहले भारत में खस के ठट्ठर काफी लोकप्रिय थे, जो लू के तफेड़ों से बचाने के लिए दरवाजों और खिड़कियों पर पर्दे के रूप में लगाए जाते थे, जिसका आज भी प्रयोग एयर कूलर में किया जाता है। इसके अलावा इसकी जड़ों से तेल निकलता है, जिसका उपयोग महंगे इत्र, सुगंधित पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधनों और दवाइयों में होता है। किसान भाइयों, कई जगहों पर यह खस अपने आप उग जाती है। यह हर प्रकार की मिट्टी में पैदा हो सकती है और 21 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले क्षेत्रों में आसानी से पैदा होती है। इसकी खेती ठंड का मौसम छोड़कर कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बरसात में खेती करना काफी अच्छा होता है। किसान भाइयों, अगर उपजाऊ मिट्टी है तो किसी खाद और उर्वरक के प्रयोग की जरूरत नहीं होती है। यदि मिट्टी कम उपजाऊ है तो उस दशा में आप गोबर की खाद का प्रयोग करके उसके बाद रोपाई कर सकते हैं। सीमैप लखनऊ से खस की कई उन्नत किस्में विकसित हुई है, जिसमें 6 महीने में तैयार होने वाली किस्म भी शामिल है। किसान भाइयों, 18 महीनों में तैयार होने वाली फसल से 1 एकड़ में 10 किलोग्राम तेल निकलता है और 1 साल वाली फसल में से 8 से 10 किलोग्राम, वहीं 6 महीने की किस्म से 5 से 6 किलोग्राम तेल निकलता है। किसान भाइयों, खस की उन्नत किस्में इस प्रकार है। KS1 केशरी, सीमैप खस 15, सीमैप समृद्धि, धारिणी, सीम वृद्धि, सीमैप खस 22 है।
किसान भाइयों, इसकी रोपाई पुरानी फसल से स्लिप लेकर की जाती है, जिसमें लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं और रोपाई के बाद फसल की विशेष देखरेख की जरूरत नहीं होती है। किस्मों के अनुसार 6 से 18 माह पर आप इसकी खुदाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अच्छी उपज और मौसम की मार से उपज को बचाने के लिए आप रोपाई ऐसे समय पर करें कि खुदाई का समय जनवरी या फिर फरवरी में आए। गर्मी या बरसात में खुदाई करने पर आपको नुकसान हो सकता है। जहां तक उत्पादन की बात है तो 1 एकड़ एरिया से 4 से 5 कुंटल तक जड़ की उपज मिलती है, जिससे लगभग 7 किलोग्राम तेल निकाला जा सकता है। यह उपज 1 साल में तैयार होने वाली किस्मों की है। अन्य किस्मों की उपज कम या अधिक हो सकती है। किसान भाइयों, इसके तेल का बाजार भाव इस समय लगभग 15,000 रुपए प्रति लीटर है। इस तरह से 1 एकड़ में तेल से 1,05,000 रुपए तक आय होती है और इसकी खेती में लागत प्रति एकड़ 25 से 30,000 रुपए तक आती है। इस लागत का 80% खर्च तेल निकालने में ही होता है। किसान भाइयों, तेल निकालने के बाद इसकी बची जड़ों का उपयोग हैंडीक्राफ्ट बनाने में किया जाता है। इसके अलावा फसल के ऊपरी भाग का प्रयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है और इसके फूल से अच्छी क्वालिटी का झाड़ू भी तैयार किया जा सकता है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि अगर बाजार की सही व्यवस्था हो तो 1 एकड़ से आप लाखों की आय ले सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी खेती और बाजार व्यवस्था की अधिक जानकारी के लिए आप केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान लखनऊ में संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। Cheers 26 JLN अस्पताल में नर्सेस का धरना प्रदर्शन जारी है। नागौर के JLN अस्पताल नर्सेस द्वारा 18 जुलाई से धरना दिया जा रहा है। अलवर के अनीबी थाना क्षेत्र में महिला से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में पुलिस कस्टडी से फरार हुए आरोपी गोविंद को 72 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य में सोयाबीन की खेती दक्षिणी पूर्वी भाग में बड़े पैमाने पर की जाती है और राज्य के जिन किसानों ने सोयाबीन की फसल लगा रखी है उनकी फसल अभी बढ़वार की शुरुआती अवस्था में है और फसल की बढ़वार अच्छी तरह से होती रहे इसके लिए अभी से ही फसल की देखरेख पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो सोयाबीन की फसल में आप इस समय कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद कुमार। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिन किसान भाइयों ने सोयाबीन फसल का उत्पादन करने का निश्चय किया हुआ है उनको ये सलाह है कि अब जिन किसान भाइयों ने अपना सोयाबीन लगा दिया है तो उस समय सबसे ज़्यादा समस्या आती है खरपतवार की। 20 से 40 दिन का जो पीरियड होता है वो खरपतवार के लिए सबसे सेंसिटिव माना जाता है। जैसा जानते हैं कि सोयाबीन अपलैंड में लगाया जाता है, टाण में लगाया जाता है और टाण में खरीफ में बहुत सारे खरपतवार आते हैं। समय से बोई गई सोयाबीन फसल अभी खेतों में खड़ी है और अभी इनमें खरपतवारों का प्रकोप देखा जा रहा है।
ये खरपतवार फसलों के साथ पानी, पोषक तत्व और सूर्य प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे फसलों की बढ़वार बाधित होने लगती है। ऐसे में समय रहते खेत से खरपतवारों को निकाले। तो ऐसा न हो कि आपका फसल बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि आपके सोयाबीन लगाने के 20 दिन तक के आसपास ज़रूर से ज़रूर आप एक निकाई गुड़ाई करें। अगर आपके पास निकाई गुड़ाई करने के लिए लेबर का कुछ समस्या है तो 20 दिन के आसपास जो है एक इमर्जता पायर आता है, वो 1 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर के दर से इमर्जता पायर का छिड़काव 20 दिन से पहले 15 से 20 दिनों के बीच में अगर किसान भाई इमर्जता पायर का छिड़काव कर देते हैं तो भी उनका फसल जो है बहुत अच्छा वीड कंट्रोल होता है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि 40 दिनों के आसपास अगर आप 2% यूरिया का छिड़काव, इसमें यूरिया का टॉप ड्रेसिंग नहीं करते हैं सोयाबीन में, आपको 2% सिर्फ जो है यूरिया का छिड़काव आप अगर अपने फसल में करते हैं तो भी आप जो है, या आप नैनो यूरिया का भी प्रयोग 2% के हिसाब से कि 40 से 45 दिन पे फ्लावरिंग आती है, फ्लावरिंग के समय एक अवश्य करनी चाहिए। और अगर आप किसान भाइयों के पास साधन उपलब्ध है तो उसको पार्ट फॉर्मेशन यानी कि करीब 65-70 दिनों के लगाने के 65 से 70 दिनों के बाद जरूर से जरूर आप जो है 2% यूरिया का छिड़काव करेंगे तो आपका उत्पादन बहुत बढ़ जाएगा। कभी कभी अधिक वर्षा या निचले क्षेत्र में लगी फसल में जल भराव की समस्या होने लगती है। सोयाबीन की फसल जल भराव को सहनशील नहीं होती है। जल भराव के कारण पौधों की बढ़वार पर विपरीत असर पड़ता है, इसलिए खेत से समय समय पर जल निकास की व्यवस्था करें और पौधों के पास मिट्टी चढ़ा दें। ये जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक दलहनी फसल है, तो अगर पहले तो है कि टाण में पानी लगता नहीं है अगर टाण में लगा रहे हैं तो, लेकिन अगर कहीं ऐसी समस्या है जहां पानी लगने की समस्या है तो उसमें आप जल निकासी का उचित प्रबंधन करें, क्योंकि अगर इसमें आप 24 घंटा से ज़्यादा पानी लग जाता है खेत में तो फिर उस खेत में सोयाबीन का क्या उत्पादन घट जाता है। या इसमें जो है फ्लावरिंग जो 45 दिन से 50 दिन का पीरियड होता है, उस समय फ्लावरिंग के समय में पानी का समस्या नहीं होना चाहिए। अगर आपके खेत में मॉइस्चर नहीं है तो आपका उत्पादन बहुत घट जाएगा। तो उस स्थिति में आपको एक अपने इरिगेशन अगर पानी मतलब सिंचाई की व्यवस्था करनी है अगर पानी नहीं बरसता है। सोयाबीन की फसल में शुरुआती अवस्था में चक्र भृंग कीट का प्रकोप देखा जाता है। ये कीट पौधे में तने पर चक्र जैसी संरचना बना देती है, जिससे पौधे का ऊपरी भाग सूखा लगता है। मुख्य रूप से इस कीट का पिल्लू अधिक नुकसान पहुंचाता है। इसकी रोकथाम के लिए प्रभावित पौधे के नाम को चक्र के नीचे से तोड़कर नष्ट कर दें। साथ ही रासायनिक नियंत्रण में फसल पर ट्राइंजोफास 40 EC, 800 मिलीलीटर इथोफेन प्रॉक्स 10 EC, 1000 मिलीलीटर 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। उसके साथ साथ जो है 30 से 40 दिनों के बाद आपको भुआ पिल्लू का समस्या आना शुरू हो जाता है। अगर जहाँ पे भुआ पिल्लू का समस्या है तो वो आने लगता है तो उसका निदान अवश्य करें। या उसका सबसे सरल उपाय है कि वो पत्तों के पीछे अपना लार्वा देता है, छोटा छोटा जो अंडा देता है, तो उसको अगर किसान भाई देख करके और उसको पत्ते को तोड़ करके उसको रगड़ देते हैं पैरों के नीचे जो है, तो भी उसका जो है शुरुआत में, लेकिन क्योंकि अगर उसमें रोआ बन गया तो फिर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो आप इसको मतलब जो है इंसेक्टिसाइड का भी एक छिड़काव करें। अगर आपके खेत में भुआ पिल्लू दिखता है तो नुआन का प्रयोग करिए। इसमें 3-4 ml प्रति लीटर की दर से नुआन का प्रयोग करिएगा तो आपको इसमें अच्छी उपज प्राप्त हो सकती है सोयाबीन की। तो इन सब बातों का किसान भाई ध्यान रखें, जैसे कि 20 दिनों तक आपको कोई न कोई खरपतवार का नियंत्रण का व्यवस्था करना है, या तो आप हाथ से करिए, नहीं तो उसमें केमिकल का छिड़काव कीजिए। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जयपुर एक्सप्रेस में आरपीएफ कांस्टेबल ने की फायरिंग, एएसआई समेत 4 लोगों की मौत, आरोपी गिरफ्तार। पीएम मोदी आज एनडीए के कुछ सांसदों से करेंगे मुलाकात, पहले यूपी फिर बंगाल, झारखंड और ओडिशा के एनडीए सांसदों के साथ करेंगे चर्चा। आज लोकसभा में पेश हो सकता है दिल्ली अध्यादेश पर विधेयक, दिल्ली अध्यादेश में सेवाओं और ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकारों की है बात। राजस्थान से पाकिस्तान गई अंजू का नया वीडियो आया सामने, वीडियो में नसरुल्लाह के साथ पारंपरिक शादी के जोड़े में दिखी अंजू।
सीमा हैदर के दस्तावेजों पर सवाल गहराया। सूत्रों के हवाले से खबर, जांच एजेंसियों ने सवाल खड़े किए। जल्दबाजी में सभी दस्तावेज तैयार करने का दावा। सीकर मामले में पुलिस ने तेज की जांच। जिस पाकिस्तानी लड़के से नाबालिग ने की थी मिलने की कोशिश, उस लड़के का फर्जीवाड़ा आया सामने। सिद्धूवाला मूसेवाला मर्डर के मास्टरमाइंड सचिन बिश्नोई को भारत लाने की तैयारी। सुरक्षा एजेंसियों की स्पेशल टीम अजरबैजान के लिए रवाना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जाएंगे पुणे, करेंगे दगडू ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश में बहुत से लघु और सीमांत किसान भाई खेती के साथ साथ बकरी पालन करते हैं, लेकिन इस व्यवसाय से अच्छा लाभ वही बकरी पालक ले पाते हैं जो बकरियों की देखरेख और प्रबंधन मौसम के अनुसार करते हैं। तो इस बरसात के मौसम में बकरियों की उचित देखभाल किस तरह से करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं वरिष्ठ पशु वैज्ञानिक डॉक्टर पीपी सिंह। और इस मौसम में सभी पशुओं में विशेष प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर अपन बकरी के संदर्भ में बात करें तो बकरी के संदर्भ में आप लोग जानते हैं अपने क्षेत्र में जो बकरी पालन का व्यवसाय है वो किसानों द्वारा ग्रामीण परिवेश में किया जा रहा है। और इसमें भी एक विशेषता ये है कि किसान भाई बकरी के पोषण पे बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करते, वो पूरी तरह से कहना चाहिए बकरी को चराने पे ही निर्भर करते हैं। इस परिस्थिति में क्या होता है कि कई बार बरसात में विभिन्न प्रकार के परजीवियों के जो अंडे रहते हैं, विशेषकर अगर बकरी के संदर्भ में बात करें प्रोटोजोआ होता है, बीमारी पैदा करता है। तो इसके लिए अपने को क्या करना है कि एक तो बार बार एक ही खेत में बकरी अपन न चराने जाएं। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में बकरियों के रहने के लिए अलग बाड़ा होना बहुत जरूरी है। जिस बाड़े में बकरियां रहती है उसकी नियमित साफ सफाई होनी चाहिए। बकरियों को बैठने के लिए मचान की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे वो नमी से दूर रहें। दीवार से सटाकर बांस की खपचियों को लगा दें, उस पर अगर बकरियां बैठेंगी तो वो कई तरह की बीमारियों से बच जाएंगी। बकरियों को जहां बांधा जाता है वहां मच्छर बहुत होते हैं, इसलिए नियमित रूप से हर शाम धुआं जरूर करें। सप्ताह में एक बार जहां बकरियां बैठती हैं वहां चूने का भुरकाव करें जिससे बैक्टीरिया ना पनपने पाए। देखिए, आवास की अगर अपन बात करें तो बकरियों को सामान्यतः कोई विशेष आवास ग्रामीण परिस्थितियों में नहीं दिया जाता है, लेकिन जो भी आवास दिया जा रहा है बरसात के मौसम में अपने को ये ध्यान रखना है, साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि आवास को अपने को सूखा रखना, दूसरा कहीं से भी उसमें पानी की बौछार या पानी का लीकेज नहीं होना चाहिए। प्रतिदिन सुबह और शाम झाड़ू लगा के उसके जो शेड है उसकी प्रॉपर तरीके से सफाई करनी चाहिए। अन्यथा यदि इसमें एक भी रोगी बकरी हुई तो सभी बकरियों को हमारी बीमारी फैलने का खतरा रहता है। दूसरा क्या है कि जब बहुत ज़्यादा ठंड का, मान लो कई बार ऐसा होता है बहुत तेज़ हवा चल रही है, पानी भी बरस रहा है काफ़ी लंबे समय से, तो ठंड से बचाने के लिए बकरी को विशेष प्रयास करने चाहिए, क्योंकि बकरियों में निमोनिया बहुत तेज़ी से और जल्दी फैलता है। तो इसके लिए हमको ये प्रयास करना चाहिए कि ठंड से बचाना चाहिए। यदि कहीं निमोनिया कुछ पशुओं में दिखाई दे रहा है तो उसका तुरंत पशु चिकित्सक से इलाज करा के अपने पशु को हमको बचाना चाहिए। एक चीज़। दूसरी बात, बकरी को यथासंभव पानी में भीगने से बचाएं। आप लोग जानते ही हैं बकरियों को पानी बिल्कुल पसंद नहीं होता। अगर बकरियां, दूसरा यदि कई बार बकरियां पानी में भीग जाती हैं तो उसमें निमोनिया वगैरह और अन्य प्रकार की शिकायतें हो सकती हैं। बरसात के मौसम में सूरज निकलने के 2 घंटे बाद बकरियों को चराने जाना चाहिए और शाम को धूप रहे उससे पहले चराकर वापस आ जाना चाहिए, जिससे इनमें रोगों की संख्या कम होती है। बकरियों का पेट घास से पर्याप्त मात्रा में नहीं भरता है, इसलिए सूखा चारा देना हर दिन बहुत जरूरी है।
एक औसत दुधारू बकरी को 2 दिन में करीब 3.5 से 5 किलोग्राम चारा मिलना जरूरी है। इस चारे में कम से कम 1 किलोग्राम सूखा चारा और 2 से 2.5 किलोग्राम हरा चारा दलहनी घास मिलना चाहिए। बकरियों को चरने के अलावा नियमित 100 से 150 ग्राम दाना मिश्रण जरूर खिलाएं, जिससे इनकी बरसात में भी शारीरिक वृद्धि नहीं रुकेगी। दूसरी बात यह है कि बकरियों के लिए कई बार बहुत ज़्यादा जब बारिश हो रही होती है तो किसान उनको बाहरी क्षेत्रों में चराई करने के लिए नहीं ले जा पाता है। तो ऐसी स्थिति में प्रति वयस्क बकरी को अपने को 300 ग्राम से 350 ग्राम 400 ग्राम तक संतुलित दाना देना चाहिए। और इसके साथ में दलहनी फसलों का जो भूसा है, विशेषकर अरहर, चना, बरसीम, इन फसलों का जो भूसा है उसको अपने को बकरी को खिलाना चाहिए। इन फसलों के भूसे को बकरी बड़े चाव से खाती है। सूखा चारा उपलब्ध नहीं होगा तो वो गेहूं का भी भूसा खाएगी, लेकिन नेचुरल या प्राकृतिक तरीके से बकरी की जो लाइकिंग है वो लेग्यूमिनस क्रॉप्स के या दलहनी फसलों के भूसे के लिए रहती है। तो इन फसलों का भूसा बकरी को दें। को अगर अपन हरा चारा भी डालें और यदि उसमें थोड़ा सी भी नमी है या थोड़ी सी भी दुर्गंध है तो बकरी उसको बिल्कुल नहीं खाती है। तो एक तो बरसात में पानी से बचाने का प्रयास करें। बकरी को बरसात और पोखर का पानी नहीं पीने देना चाहिए। इनमें ऐसी आदत डाली जाए जिसे जब ये चरने जाएं तो पानी पी कर जाएं और जब वापस आएं तो घर पर पानी पिए। लेकिन ध्यान रहे कि इनको दिए जाने वाले पानी स्वच्छ और ताजा हो। इसके अलावा बकरियों को परजीवियों और बीमारियों से बचाने के उपायों को अपनाएं। दूसरी बात क्या है कि जब कभी हमें ऐसा लगता है कि बकरी के बाह्य शरीर पे एक्टोपैरासाइट या बाह्य परजीवी लग गए हैं तो बाह्य परजीवी को रोकने के लिए अपने को बाह्य परजीवी नाशी दवा रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। कई प्रकार की दवाएं बाजार में उपलब्ध हैं। दवाई की लगभग 1 ml मात्रा 1 लीटर पानी में घोल के बकरी को अच्छे से नहलाना चाहिए या उसको प्रॉपर तरीके से कपड़े भिगो के पूरे शरीर को उसको पोंछना चाहिए और धूप में थोड़ी देर के लिए खड़ा रखना चाहिए, जिससे कि जो भी बाह्य परजीवी होंगे वो अपने आप से ही गिर जाएंगे। इंटरनल पैरासाइट्स भी बकरी में कई रहते हैं। आंतरिक परजीवी की रोकथाम के लिए जो पशुओं में दवाइयाँ आती हैं वो 2 प्रकार की दवाइयाँ सामान्यतः यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले एल्बेंडाजोल होती है। एल्बेंडाजोल इस प्रकार की दवाई रहती है कि उसको अपने को खाली जानवर जो है या जो प्रेग्नेंट बकरियां नहीं हैं उनमें उपयोग करना है। और यदि हमारी बकरियां ग्यावन हैं तो उसके लिए फेनबेंडाजोल का यूज़ करना है। सामान्यतः दवाई की मात्रा 1 ग्राम प्रति 50 किलोग्राम वजन के हिसाब से रहती है, लेकिन बकरी में अपने को थोड़ी सी कम डोज ही यूज़ करनी चाहिए बड़े पशुओं की तुलना में। और उसके बाद में बकरी अपनी इस बीमारी से ग्रसित नहीं होगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उससे पूछा है ग्राम अमोरा, जिला कोटा के किसान सुदर्शन लाल ने। आप यूरिया मोलासिस पर जानकारी चाहते हैं तो सुदर्शन लाल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। कृषि और डेयरी व्यवसाय आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है। कृषि में आय की अनिश्चितता के कारण किसानों को समन्वित कृषि प्रणाली अपनानी चाहिए। इस क्षेत्र में अधिकतर पशुपालकों द्वारा अपने पशुओं को न तो संतुलित मात्रा में आहार दिया जाता है और न ही पूरक आहार का समावेश किया जाता है। पशु आहार की दिनों दिन बढ़ती हुई कीमतों के कारण प्रति लीटर दुग्ध उत्पादन मूल्य बढ़ रहा है, जिसके फलस्वरूप पशुपालकों को शुद्ध लाभ में कमी हो रही है। अतः पशुपालक वैज्ञानिक तरीके से पशु आहार प्रबंधन कर अपने पशुओं से अधिक दूध उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। डेयरी पशुओं का दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में संपूरक आहार है यूरिया मोलासिस ब्रिक्स। आज के समय में कई तरीके से मोलासिस बनाया जाता है। मोलासिस बनाने में अवयवों की मात्रा इस प्रकार रखते हुए बनाया जाता है। यूरिया 10 भाग, शीरा 50 भाग, गेहूं की चापड़ 20 भाग, बाइंडर 10 भाग, खनिज लवण 5 भाग, नमक 5 भाग को मिलाकर किसान आसानी से बना सकते हैं।
पशुपालक पशु आहार में यूरिया, मोलासिस, मिनरल ब्लॉक को नियमित रूप से दुधारू पशुओं को चटाने से उनके दूध उत्पादन में लगभग 10 से 14% तक की वृद्धि होती है। यह एक कम आदान वाली उत्पादन तकनीक है जिनका प्रतिदिन प्रति पशु लगभग 2 रुपए का खर्चा आता है। ये वृक्ष प्रत्येक दूध उत्पादन सहकारी समितियों में उपलब्ध है। इस वृक्ष को दुधारू पशुओं को चटाने के लिए नांद पर लटकाते हैं। इसके अलावा तसला, तगारी में रखकर पशुओं को नियमित रूप से चटाएं। इस वृक्ष को चटाने में पशु चारा, दाना और बंटा चाव से खाता है। यह वृक्ष आहार की पाचकता को बढ़ाती है। पशुपालक ध्यान रखे कि इस वृक्ष पर मिट्टी आदि न लगे और इस वृक्ष को 6 माह से कम उम्र के बछड़ा बछड़ी को न चटावे। यूरिया, मोलासिस वृक्ष पशुओं को खिलाने के फायदे हैं अनेक। पशुओं को सूखाग्रस्त या अकाल की स्थिति में जिंदा रखने के लिए दिया जाता है। इससे पशु को प्रोटीन की पूर्ति रहती है, जिससे कि पशु की शारीरिक वृद्धि और विकास बराबर बना रहता है। खनिज लवण की पूर्ति भी पशु को बराबर बनी रहती है, जिससे पशु में बांझपन जैसी समस्या नहीं आती है। साधारण अवस्था में भी यदि पशु को इस ईंट का उपयोग करवाते हैं तो इस ईंट में उपस्थित उच्च प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व खनिज लवण की मात्रा के कारण पशु का दूध उत्पादन बढ़ता है, शारीरिक वृद्धि और बांझपन जैसी समस्याएं दूर होती हैं। पशुपालक को डेयरी से अच्छा लाभ भी मिलता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।